नमस्ते, मैं हिमाराम यूट्यूब चैनल आरबीएससी पाठशाला में आपका स्वागत है। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए मैं गणित का एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। आपके भी जो बोर्ड का पेपर आएगा वो ऐसा ही पेपर होगा। इस पेपर के अंदर कुल 25 क्वेश्चन हैं। इन सभी प्रश्नों के मैं हल करवा रहा हूँ। जैसा मैं करवा रहा हूँ आपको ध्यान से समझना है, उसी प्रकार प्रश्नों के हल आपको करने हैं और जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा आप हल करोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनोगे। सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर इस पेपर के अंदर मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि जो आपके पेपर आएगा उसके अंदर जगह दी होगी, आपको अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, उस पेपर के अंदर ही आपको हल करना है। तो इस पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सश्रय गुणधर्म के लिए उचित विकल्प है। तो ये पहली प्रश्नावली में से क्वेश्चन आया है। तो शुरुआत के अंदर 8 क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले हैं, तो आपको उसका हल नहीं करना, खाली ऑप्शन भरना है हल करके। कहीं आपको रफ कार्य की जरूरत पड़े, जोड़ बाकी बड़ा भाग, तो पीछे जगह दे रखी है। पहली प्रश्नावली के अंदर आपके आया हुआ है सश्रय गुणधर्म क्रम विनिमय या गुणात्मक प्रतिलोम वाला। तो इसमें आपको पहला प्रश्न पूछा है सश्रय गुणधर्म किस विकल्प के अंदर है। जो विकल्प सही है उसको इस ऑप्शन के अंदर भरना है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से जैसे डी ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, 15/16 गुना 16/15 बराबर 1। ये गुणात्मक प्रतिलोम है। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन आपको पूछा क्या सहस्री गुणधर्म कौन सा है। सहस्री गुणधर्म ये ध्यान रखना है, जो बराबर का चिन्ह दे रखा उनके दोनों साइड संख्या सेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, केवल क्या होगा, कोष्टक सेंज होगा। यहाँ पर नजर आ रहा -3/5 गुणा 1/2 गुणा 3/4 बराबर -3/5 गुणा 1/2 गुणा 3/4। जो आपको नजर आ रहा है इधर वाली संख्या सेम टू इधर ही है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या सेंस किया है, कोष्टक जो लास्ट वाली 2 संख्याओं के था वो आगे वाली 2 संख्या के ऊपर कर दिया है। तो ध्यान रखना, सिर्फ कोष्टक सेंस किया है, संख्या सेंस नहीं की है। जिसके अंदर सिर्फ कोष्टक सेंस होते हैं, संख्या सेंस नहीं होती, वो सहस्री गुणधर्म का है। ऊपर वाला देखोगे तो उसके अंदर लास्ट वाली 2 संख्या के ऊपर कोष्टक है और इधर भी लास्ट वाली 2 संख्या के ऊपर कोष्टक है। यहाँ कोष्टक दे दिया, यहाँ कोष्टक ही नहीं। तो सहस्री गुणधर्म वाला कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। तो आपको क्या करना है, पूरा ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, ध्यान से संख्या को देखना है, जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर सी भर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 2, एक सर वाले रैखिक समीकरण में सर की घात होती है। यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया हुआ है जिसमें एक सर वाला रैखिक समीकरण। हमेशा ध्यान रखना है, जो रैखिक समीकरण होता है उसमें सर की घात हमेशा क्या होती है, 1 होती है। 0 किसी भी समीकरण की घात नहीं होती है, क्योंकि 0 जिस समीकरण की घात होती है वो समीकरण नहीं बनता है। तो रैखिक समीकरण है इसलिए इसमें घात क्या होगी, 1 होगी। ऑप्शन नंबर सी सही करना है। यदि यहाँ पर पूछा जाता कि द्विघात समीकरण होता तो उसमें क्या होता, घात 2 हो सकती थी। यहाँ त्रिघात बहुपद में क्या होती है, 3 घात होती है, ठीक है। लेकिन रैखिक समीकरण पूछा जाता है इसमें सिर्फ घात क्या होगी, 1। 0 नहीं करना है, तो इसमें भी सी ऑप्शन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र है। रेखाखंडों से बना, वृत्त तो रेखाखंडों से बनता नहीं है क्योंकि ये तो गोल घेरा होता है। लेकिन ये बोला रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, ये भी रेखाखंड भी होता है बेलन में भी, लेकिन ये दोनों साइड में गोल भी होती है, लेकिन ये सरल बंद वक्र नहीं है, शंकु भी सरल बंद वक्र नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है सरल बंद वक्र कौन सा, त्रिभुज। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बना है, ये देखो, और एक सरल बंद वक्र है, रेखाखंडों से बना है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर डी ऑप्शन। 4था क्वेश्चन है, संख्या 48 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। संख्या 48 दी है, उसके वर्ग का 48 का वर्ग करना है। तो 48 का वर्ग क्या होता है, 48 का वर्ग करने की जरूरत नहीं है आपको इकाई अंक पूछा है। इकाई अंक क्या है, इकाई दाई, सैकड़ा तो है नहीं इसमें, इकाई का अंक क्या है, 8। तो 8 का वर्ग क्या होता है, आप 8 का वर्ग कर दो। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 66। आपको पूरी 48 का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो पूछा 48 के वर्ग इकाई अंक, लेकिन हमको सिर्फ इकाई अंक चाहिए, पूरा उत्तर नहीं चाहिए। तो इकाई अंक क्या है इसमें, 8। 8 का वर्ग कितना होता है, 66। 66 में भी आपको क्या करना, इकाई अंक चाहिए। इकाई अंक क्या है, 4। ये तो दाई पूछता तो क्या लिख देते 6, लेकिन आपको इकाई अंक पूछा है तो क्या आएगा, 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। आपको इकाई अंक पूछे तो इकाई का ही वर्ग करना है, बाकी वाले करने की जरूरत नहीं। करोगे तो टाइम लगेगा, आपको सिर्फ इकाई का वर्ग करना है। क्वेश्चन 5वां, ठोस आकृति में विभवों की संख्या होती है। ठोस आकृति होती है जैसे शंकु, घन, बेलन, उसमें विभवों की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4, 5। 2 किसमें होती है, जैसे आयत और वर्ग होता है उसमें विमाएँ 2 होती हैं, तो आयत वर्ग उसको 2D बोलते हैं। लेकिन जो घन है, घनाभ है, बेलन है, उसमें क्या होती है, विमाएँ 3 होती हैं। घन घनाभ जो जिसके अंदर जगह होती है, आयतन होता है। तो ये ठोस आकृति भी होती है जिसके अंदर आयतन या कुछ वस्तु रखी जा सकती है, वो होती हैं, वो 3D आकृतियाँ कहलाती हैं। उसमें 3 विमाएँ होती हैं, क्योंकि एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, 3 मतलब बी ऑप्शन होगा। तो बी यहाँ पर पढ़ना आपको।
प्रश्न छठा है, पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकलन किया गया ब्याज कहलाता है। आपको बताना पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकलन किया गया ब्याज क्या कहलाता है। चार ऑप्शन में कौन सा है। तो मूलधन कौन सा होता है, जो अपन धन उधार देते हैं या धन उधार लेते हैं वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज जुड़ जाता है वो मिश्र धन होता है। साधारण ब्याज तो क्या होता है, जो मूलधन पर ब्याज लिया जाता है, जो हर वर्ष मूलधन पर ही ब्याज लगता है वो साधारण ब्याज होता है। लेकिन ये पिछले वर्ष की कुल राशि, मतलब मूलधन पर एक वर्ष का ब्याज हुआ, फिर ब्याज जुड़ गया, जैसे मिश्रधन हो गया जुड़ने के बाद, फिर उस पर ब्याज लग रहा है, इसलिए ये वो कुल राशि हो जाए। कुल कौन सी होगी, ब्याज और मूलधन जुड़ा हुआ वो उस पर लगेगी, उस पर, तो उस पर लगा गया ब्याज क्या कहलाता है, चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। मतलब ब्याज के पर ब्याज लगता है। मान लो आपने 100 रुपया मूलधन उधार लिया, एक वर्ष का ब्याज 10 रुपये हो गए तो 110, तो अगले वर्ष का ब्याज क्या लगेगा, जुड़ गया ना 100 और 10, 110 हो गया, तो 110 पर लगेगा। तो इसलिए बोलते हैं वो पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकलन किया गया ब्याज हमेशा क्या कहलाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो आपको सी भरना है। इनमें से कोई भी पूछ सकता है, चार ऑप्शन मैंने समझा दिया आपको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी बहुपद की घात नहीं होती है। तो हमेशा कोई भी बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 0 1, 0 से शुरू होकर जो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक होती है। लेकिन बहुपद के अंदर हमेशा क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, जो 0 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। तो ये माइनस वाली संख्या हमेशा नहीं हो सकती। ध्यान रखना, बहुपद में ध्यान ये रखना है, ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी, ऋणात्मक संख्या घात में नहीं आएगी, ध्यान ये रखना है। तो ऑप्शन ये कह रहा नहीं हो सकती, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, क्योंकि माइनस की संख्या है, तो ए ऑप्शन पढ़ना आपको। अगला प्रश्न है, ए की घात x गुणा ए की घात y का मान क्या होगा। यहाँ देखो समान है पद, ए यहाँ पर भी ए यहाँ पर, घात x से y और पद किसमें, गुणा के अंदर है। जब हर समान हो और गुणा के अंदर हमेशा क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ती। यहाँ पर x गुणा y लिखा नहीं, यहाँ पर लिखा ए x प्लस y, घातें जुड़ेगी, x और y जुड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। घातें जुड़ जाती है गुणा के अंदर हमेशा, भाग के अंदर घातें घटती है। यदि भाग होता, यहाँ पर भाग का चिन्ह होता गुणे की जगह, तो भागे घटती, तो क्या हो जाता, घातें घट जाती। तो ये ऑप्शन हो जाता। तो 8 का उत्तर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है खंड बी। खंड ए के अंदर कुल 8 क्वेश्चन थे, सभी के सभी एक नंबर के क्वेश्चन थे। इसके अंदर आया है आपके प्रश्न संख्या 9 से 12 तक, सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। अब आपको यहाँ पर प्रश्न हल करने, ध्यान से समझोगे, मैं यहाँ पर हल करवा रहा हूँ आपको। भिन्न आपको नजर आ रही है, -2/5 गुणा 7/7 गुणा 5/4 गुणा -7/2। अब यहाँ ध्यान रखना है, तीन जो भिन्न चार है बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यदि जोड़ या बाकी का चिन्ह होता तो ध्यान रखना, यहाँ पर 3 के 3 गुणा का चिन्ह है, तो हमेशा जो भिन्न कट जाएगी वो अपन काट देंगे। इधर देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो माइनस की चिन्ह आया है, माइनस यहाँ पर भी मैंने किया, 2 माइनस है, मतलब माइनस किसमें, सम में, तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता। तो मैं संख्या लिख रहा हूँ, माइनस नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लिख देता हूँ। इधर देखो 2/5, तो ये 5/4 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/4, गुणा के अंदर है संख्या, कहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 6/7, अब ये लिख दिया पर, अब लिख रहा हूँ ये 7/9। अब मैं माइनस नहीं लिखा, इसको मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये मैंने कोष्टक में लिख दिया। कि मैंने यहाँ पर ये माइनस क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये 2 माइनस थे और आपस में गुणा किया मैंने, माइनस होगा तो प्लस हो गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। अब मैंने इस बिन को या इसके पास क्यों लिखी, क्योंकि ये 5 से 5 कट जाएंगे, ध्यान रखना। अब 2 से 4 करते हैं, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। इसमें 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 2 बार। इसमें 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1/2 गुणा, यहाँ पर क्या बचा है 2, यहाँ पर 5 और 2 दोनों ही कट गए, तो यहाँ पर क्या बचा है 2/7 गुणा, यहाँ पर क्या बचा है 7/3। ये 7 पहले काटे नहीं, अब काट लो, 7 से 7 कट गए, यहाँ पर भी काट सकते थे, ठीक है। तो अब ऊपर क्या बचा, 2 गुणा 1 क्या बचा 2, और नीचे क्या बचा 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, यहाँ ऐसे लिख दो 2 गुणा 3 बराबर। अब ये काट सकते हैं, 2 से 2 कट गया और पीछे क्या बचा है 1/3। ये हल आ गया आपकी, तो इसका उत्तर क्या आ गया 1/3 आ गया। ध्यान रखना ये सब यहाँ से ही कट जाते थे, 2 से 2, मैंने यहाँ थोड़ा लेके कटाया है, तो इसका हल मिल गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण हल करना है, मैं कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनोगे आप। ये समीकरण को पहले यहाँ उतार रहा हूँ वापस, 5x - 4 बराबर 3x - 4। इस समीकरण को वापस उतार दिया मैंने।
यहाँ ध्यान रखना, बराबर का मतलब इधर वाली संख्या बराबर है, लेकिन अपन को यहाँ पर समीकरण हल करने के लिए x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना, मैं x वाली संख्या एक साइड रख रहा हूँ। देखो 5x, ये इधर 3x प्लस का इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 3x, ये माइनस का इधर ही रखना है, ये माइनस का 4 है इधर जाती किसका हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x में से 3x के पीछे कितने बचेंगे 2x, ये घटा देना है। आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना। 5x में से 3x गए पीछे बचा 2x और बराबर माइनस का सन प्लस का 4। ध्यान रखना माइनस का सन प्लस का 4 है, तो संख्या माइनस की ज़्यादा है प्लस की कम है, तो आपस में घटेगी। एक माइनस का एक प्लस का आपस में घटेगा, माइनस से में से प्लस का 4 चला गया, पीछे कितना है माइनस का 2। यहाँ पता चल रहा ना कुछ, प्लस 4 से माइनस से कितने ज़्यादा है माइनस के 2, ये ज़्यादा है माइनस के 2। अब x के 2 गुना में है तो 2 किस में चला जाएगा -2 के भाग में जाएगा, तो x बराबर -2/2, 2 का भाग 2 में कितने बार जाएगा एक बार, तो क्या आएगा माइनस का 1। तो x का मान क्या आया माइनस का 1। आपको सिर्फ समीकरण हल करना था, ये उत्तर आ गया। यदि जांच करनी होती थी या -1 रखते थे तो ये बराबर मान आ जाता। अगला प्रश्न देखो, पूरा पेपर पूरा पेपर हल कराऊंगा, आप सभी प्रश्नों के उत्तर देखना है। प्रश्न नंबर 11 है 1729 को 2 घनों के योग के रूप में अलग अलग प्रकार से व्यक्त कीजिए। तो आपको सबसे पहले घन याद होने चाहिए, कम से कम 15 या 20 तक। जैसे ये घन लिखे हुए, 1 का घन 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1330 और 12 का 1728। इसी प्रकार आपको 20 तक घन याद करने। घन का मतलब है सेम संख्या को 3 बार गुना, 1 को 3 बार गुना करोगे, 1 को सही कितनी बार गुना करो 1 ही आएगा। अब 2 को 3 बार गुना करने से क्या आता है 8 आता है, मतलब सेम संख्या को आपस में 3 बार गुना करने से घन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि घन में घात 3 होती है। तो 2 को 3 बार गुना करने से 8 है। इसी प्रकार ये गुना करने की संख्या ये। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, संख्या 1729 को 2 घनों के योग के रूप में, 2 घन ऐसे लिखने हैं जिनका योग करे तो 1729 आ जाए। तो सबसे पहले आपको लिखना है 1729 संख्या है, इसको मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनोगे, ये लाइन याद रखना है। 1729 संख्या को क्या कहा जाता है आरडी रामानुज संख्या कहा जाता है। 1729 को क्या कहा जाता है आरडी रामानुज संख्या कहा जाता है। रामानुजन, आरडी रामानुजन संख्या कहा जाता है। आरडी रामानुजन एक गणितज्ञ थे जिसने ये संख्या बताई थी, जिसको 2 अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 1729 को मैं लिख रहा हूँ, जैसे 1 का घन प्लस 12 का घन। 1 का घन कितना होता है 1 प्लस 12 का घन कितना होता है 12 का घन होता है 1728। 12 का घन 1728 होता है, अभी मैंने आपको बताया था 12 का घन 1728। तो 1 का घन 1 और 12 का घन 1728, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 1729। तो हमने लिख दिया 1 का घन प्लस 12 का घन। इसने ही बोला है 2 अलग अलग प्रकार से व्यक्त करना है, 2 घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग प्रकार से व्यक्त करना है। 2 अलग, एक ही या एक ही, इन दोनों को जोड़ के 1729 होता है। 1 का घन प्लस 12 का घन, क्योंकि ये 1729 किसी का घन है नहीं, मतलब 2 संख्या को घनों का योग करते 1729 आ रहा। लेकिन इसने कहा 2 अलग अलग प्रकार से लिखना। एक तो ये प्रकार से एक और है, जैसे 10 का घन कितना होता है 1000 और 9 का घन होता है 729, और 10 का और 9 का जोड़ते हैं। जैसे देखो 9 का घन प्लस 10 का घन करते हो तो भी क्या आ जाता है 1729। 9 का घन कितना होता है 729 प्लस 10 का घन कितना होता है 1000। 729 और 1000 को जोड़ते तो भी कितना हो जाता है 1729 होता है। ये 2 अलग अलग प्रकार से हमने लिख दिया, बस यही करना, आपको घन याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्याम ने एक वस्तु 783 रुपये में खरीदी, जिसमें 8% वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सम्मिलित था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो आपको क्या करना है इस प्रश्न के अंदर, सबसे पहले दे रखा है क्रय मूल्य, तो मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 783, मतलब ये पहले वस्तु का मूल्य 783 से कम था, 8% ये जीएसटी लगी है, उसके बाद में ये 783 हो गया। तो जीएसटी लगने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 8% जीएसटी लगी है। जीएसटी कर कितना लगाए जीएसटी कर कितना लगाया, जीएसटी कर कितना लगाए 8%। तो मैं इस प्रश्न को हल करता हूँ, जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, अपन को पता नहीं है तो क्या लिख देता हूँ x। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था x।
अब जो एक्स था उस पर जीएसटी लगाइए, कितनी लगी है? 8% लगाई है। तो देखो इस एक्स पर कितनी लगी? 8 पर। मैं लिख रहा हूँ, देखो 8% जीएसटी लगाई है। तो 8% ये जीएसटी लगी, ये माल बढ़ा है, मतलब जो वस्तु का मूल्य है वो बढ़ गया है। तो हमेशा जो वस्तु का मूल्य बढ़ता है वो प्रति 100 पर बढ़ता है। तो 8% लगाइए तो 108 हो गया। 10% लगाता है तो 110 हो जाता। आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 108। जो 108 हुआ वो किस पर हुआ है? 100 पर 108। 100 पर 108 वस्तु का मूल्य एक्स था, 8% जीएसटी लगा दी, 108 हो गया। जीएसटी हमेशा जो कर लगता है वो प्रति 100 पर लगता है। तो मैंने लिख दिया 108%, मतलब बटों में 100। ये लगाने के बाद में वस्तु का जो मूल्य होगा वो अपन को दे रखा है 783। अब आपको ये प्रश्न ये हल करना है, इसका उत्तर मिल जाएगा। एक्स का मान निकालना है यहाँ पर। तो एक्स बराबर ये 100 भाग के अंदर है तो गुणा में जाएगा 783 गुणा 100 और बट्टे में क्या लिखना है? 108 रखना है। 783 गुणा 100 बट्टे 108 इसको हल करना है। तो इसको हल यहाँ करने की गुणा नहीं करना था आपको, पीछे रख पेज दिया वहाँ हल करोगे आप, कोई भी हल करना है तो मैं आपको यहाँ पर हल करके बता रहा हूँ। यह हल कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझोगे आप। तो ये 783 गुणा 100 बट्टे 108। अब ये देखो 8 और ये कितने होते हैं? 2। 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 15 और 3 16 17 18। मतलब इस दोनों संख्या में 9 का भाग जा रहा है। इसमें 9 का भाग कितने बार जा रहा? 12 बार जा रहा। 12 नमा 108। इसमें 9 का भाग कितने बार जाएगा? 8 नमा 72, पिछले 763, हाथ नमा 63। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है। ये हो गया, इधर देखो 87 गुणा 100 बट्टे 12। इसमें 3 का भाग जा रहा है 4 बार। इसमें भी 3 का भाग जा रहा है क्योंकि 8 और 7 15 होते हैं। 15 में 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जाएगा 3 का भाग जाएगा कितनी बार? इधर 33, पीछे 2 बसे 27, 9 63 29 बार। अब देखो 4 का भाग 100 में जाएगा कितनी बार? 25 बार। 25 हो गए। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 29 गुणा 25। इसको करूँगा मैं 29 गुणा 25। इसको ऐसे गुणा कर लेना 29 गुणा 25। इधर देखो ये 5 है। नौ पंच 45 का 5 हासिल 4, 5 2 10 और 4, 5 2 10 और 4 14, 9 2 18 का 8 हासिल लगी 1, 2 2 4 और ये हासिल का 5। ये जोड़ करो 5, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 और 6 और 1 हासिल का 7, 725। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? ये हल करने के बाद में उत्तर कितना मिला है? 725 आपका उत्तर मिल गया है। 725 क्या है? जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य यहाँ पर दिया ना, जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य। तो आपको क्या लिखना है? जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य 725 रुपया। मैं आराम से करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार आप हल करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये लिख दिया, देखो जीएसटी से पहले 725 रुपये थे, जीएसटी लगने के बाद में देखो 783 हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सेक्शन सी आ गया है। तो आपको ध्यान से समझना है, जो आपको प्रश्न करने आते हैं वो पहले आप कर सकते हो, कोई क्रम से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर के अंदर ही आपको उत्तर करने हैं। अब यहाँ पर खाली जगह पढ़नी है, आपको कुछ हल नहीं करना। देखो यहाँ पर दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 खाली जगह, चारों 1-1 नंबर की है। पहली खाली जगह 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन। तो यहाँ पर दे रखा है इन दोनों में से, ये जो बीच में लाइन दी है तो ये दो अलग अलग दिया, यहाँ तो ये उत्तर है, यहाँ ये, इन दोनों में से कौन सा उत्तर है आपको बताना है। 1 माइक्रोन। तो ये जो नजर आ रहा है 1 गुणा 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मतलब 10 के आगे कितने जीरो? 1 के आगे 6 जीरो, 6 जीरो लगाओगे 10 लाख बन जाएगा। तो 1 माइक्रोन कोई 10 लाख तो हो नहीं सकता। ये जो माइनस से लिखा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ये माइनस है, 10 की घात माइनस है। तो जो 1 माइक्रोन होता है ना, वो 1 का 10 लाखवां भाग, 10 लाख टुकड़ा करोगे वो होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन होगा। 1 माइक्रोन होता है वो 1 का 10 लाखवां भाग होता है। ये जो माइनस से होता है ना, माइनस से वो छोटी संख्या होती है। जो माइनस घात में होती है ना, वो छोटी संख्या होती है, मतलब इस 1 का भाग होता है। और ये 10 की घात 6 ये गुणा हो जाएगा। इस प्रकार होगा। देखो इस प्रकार होगा। देखो 10 की घात 6 का मतलब है 1 के आगे कितने जीरो है? 6 जीरो।
तो ये तो कितने हो गए 10 लाख बन गए। लेकिन जो 10 की घात माइनस 6 है उसमें क्या होता है, एक नीचे जीरो रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो एक के अंदर 10 लाख का भाग दोगे एक से कम होगा, तो माइक्रोन क्या होता है, छोटा रूप होता है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न का हल उत्तर क्या करना है, ये आपको खाली जगह के अंदर बढ़ना 1 गुणा 10 की घात माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मानक रूप बताना है। जो सब आपकी किताब के अंदर आया हुआ वही है, मतलब संख्या सेंस हो सकती है, बाकी प्रश्नों के जो तरीका हल करने का वो सेम है। यहाँ पर मानक रूप दे रखा, मतलब सामान्य रूप दिया है, आपको मानक रूप बताना हमेशा। ये जो रूप, लेकिन ये जो माइनस की घात के रूप में ये मानक रूप है, और ये सामान्य रूप, इसका जो मानक रूप बनाना है तो इसमें ये होगा या ये होगा। तो ये जो नज़र आ रहा है 0.0003 जो 5 है ये 1 से कम है, तो क्या ये 1 से कम हो सकता है क्या, 3.5 गुणा 10 की घात 4, 4 मतलब 10 की पीछे 4 जीरो लग जाएंगे तो ये ज़्यादा होगी। तो ये जो माइनस वाली संख्या आ रही 10 की घात -4 ये होगा। देखो ये कैसे होगा, मैं इसको कर रहा हूँ। देखो 3.5 गुणा 10 की घात -4 का मतलब है जीरो क्या लगेंगे, एक नीचे लगेंगे, कितने जीरो 4, और 4 ये लगे, और ये जो पॉइंट है ये हटाने के लिए 1 जीरो लगा गया, और तो ये क्या होंगे, अब ये 35% जीरो कितने हो गए, अब ये पॉइंट हट गया है, और जीरो एक तो ये -4 के 4 जीरो लगे, एक ये पॉइंट हटाने के लिए कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 जीरो ये लगा दिया। तो अब इसका भाग दोगे तो 5 संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पॉइंट लगेगा, ये बन गया रूप, ये वापिस सेम बना हुआ ये देखो। तो इसका हल क्या होगा, 3.5 गुणा 10 की घात -4। यहाँ ध्यान रखना ये पॉइंटों में संख्या 1 से भी कम नजर आ रही, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्लस की घात है, ये माइनस की घात होगी, ध्यान रखना। तो इसका हल होगा 3.5 गुणा 10 की घात -4 ये होगा। अब यहाँ पर उल्टा दे दिया, यहाँ पर मानक रूप दिया तो यहाँ पर मानक रूप लिख दिया ना, आपको सामान्य रूप बताना है, तो सीधा नजर आ रहा है ये जो सामान्य रूप था इसका ये ऐसा मानक रूप होगा, तो यहाँ नजर आ रहा है आपको ये जो मानक रूप इसका सामान्य रूप क्या होगा। अब ये तो हो नहीं सकता, मानक रूप क्या होता है, पॉइंट वाला होता है, ये देखो नजर आया नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस की घात है इसलिए प्लस वाली ये जो ज़्यादा संख्या इतनी नहीं हो सकती है, माइनस की घात है और यहाँ पर पॉइंट, इसका मतलब ये 1 से कम होगी संख्या, ये नजर आ रही है, तो कौन सा होगा, ये सही होगा। तो 0.000125 इसको मैं हल भी करवा सकता हूँ, इसका ये रूप बना दे रहा हूँ। देखो 1.25 गुणा 10 की घात -3, इसका मतलब जीरो कितने लगा, -3 है, तो जीरो कहाँ लगना है, नीचे 3 लगाना है, 3 जीरो नीचे लगे और 2 जीरो और लग जाए, क्योंकि 2 संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करूँ, 2 जीरो और लगाऊंगा, ये लगा दिया। तो क्या बना, 1 2 5, कितने जीरो, 1 2 3 5 जीरो है, कितने 5। अब 5 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ जीरो लग जाएगा। तो ये संख्या कौन सी है, ये यही है, ये कौन सी संख्या, यही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा। अब ये करना है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात -5 गुणा 3 की घात का मान होगा, ये 27 होगा या 9 होगा, कौन सा मान होगा, इसको मैं सरल कर रहा हूँ, इधर देखो इसका मैं हल यहाँ कर रहा हूँ। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात जो -5 नजर आ रहा है, -5, तो यदि घात माइनस की है तो ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 3 की घात प्लस की होती, 3 की घात 5 लिख देता, लेकिन ये माइनस की घात, 3 की घात -5 है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/3 की घात 5, ऐसे उल्टी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, 1/3 की घात क्या हो जाएगी 5, और गुणा 3 की घात 6। अब इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, 1/3 की घात 5 होगी, प्लस बनाने के लिए मैं क्या कर दिया, 3 को उल्टा कर दिया तो ये घात प्लस की बन गई है। ठीक है, ध्यान रखना, 3 की घात -5 है, इसको प्लस की बनाने के लिए 1/3 कर देना है, ये विपरीत कर दी मैंने, तो प्लस की हुई। अब 1/3 को कितनी बार लिखा, 5 बार, 1 2 3 4 और 5। अब 3 की घात 6 मतलब इसको 6 बार लिखना है, 1 2 3 गुणा 4 गुणा 5। तो ये देखो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ 3 गुणा 3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3। अब उस पर 3 कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले से नीचे वाले से 3 कट जाएंगे आपस में, तो ये 3 है ना, दोनों ये ऊपर ही बसे, ऊपर वाले एक ही बसा है, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ये सब के सब कट गए, ऊपर क्या बचा 3 गुणा 3 और नीचे क्या बचा, 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे, नीचे कितने कटे, 1 2 3 4 5, ऊपर कितने 1 2 3 4 5, 3 जीरो बच गए, ऊपर कितने बच गए, 3 बच गए, तो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 कितने हो गए 27, 27/1, इसका मतलब क्या बचा है आपके 27 बचा है, तो ये 27 ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना 27 भरना आपको। अब अगला शब्द नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको सत्य और असत्य लिखना है। पहला एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल L गुणा B
प्लस बी गुणा एस प्लस एस गुणा एल होता है। क्या सही है? ये सही नहीं है। तो घनाभ का सूत्र क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। घनाभ का सूत्र होता है 2 गुणा एल बी प्लस बी एस प्लस एस एल। ये होता है 2 नहीं, यहाँ पर ये कोष्टक बना के 2 होता तो ये सही हो जाता। इसलिए यहाँ पर क्या लिखना है, ये क्या है, असत्य। अगला प्रश्न है कि किसी पात्र में भरे गए पदार्थ की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। किसी पात्र में भरे गए पदार्थ की मात्रा, कोई पात्र है जैसे ये मैंने बना दिया ये पात्र, तो इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है, वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कोई ठोस पदार्थ होता है उसके अंदर जो जगह होती है जो उसमें पदार्थ भरा जाता है उसको धारिता कहलाता है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर सत्य लिखूंगा। एक संदूक में 8 फलक एवं शीर्ष होते हैं। एक संदूक कैसी होती है, मैं संदूक का चित्र बना रहा हूँ। संदूक इस प्रकार की होती है, संदूक इस प्रकार की होती है। ये इसमें बोला कि सब फलक 8 फलक और 6 शीर्ष होते हैं। संदूक के अंदर 3 विमा होती हैं, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3D आकृति है। तो इसमें 8 फलक होते हैं, 6 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे, यहाँ 12 किनारे लिखे नहीं, इसने 12 किनारे लिखे होते तो सत्य हो जाता है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है और ये 1000 लीटर है। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर और 1000 लीटर, ये कैसे हुआ, देखो 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर, उसमें क्या होता है, 1000 लीटर नहीं हो सकता, सिर्फ 1 मिलीलीटर होता है। कितना होता है, 1 मिलीलीटर होता है। ये तो 1000 लीटर लिखा हुआ, 1 लीटर लिखने के लिए क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब, तब जाके कितना बनता, 1 लीटर बनता, 1000 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर लिख दिया, इसलिए ये क्या लिखा है, असत्य लिखा। हमेशा ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तब 1 मिलीलीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर होगा तब जाके 1 लीटर होगा। तो 2000 सेंटीमीटर में 2 लीटर हो जाएंगे, 3000 में 3 लीटर, इस प्रकार होता है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया है, असत्य। तो इसको ये असत्य लिखना है। अगला क्वेश्चन है 15वां, स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। ये मिलान करना आपको, चाहे हल करके करना, चाहे बिना हल करके भी कर सकते हो। अब आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इन सबको जोड़ना है, तो इसको मैं जोड़ के बताता हूँ इसका हल क्या आएगा। मैं सभी के सभी प्रश्न करवा रहा हूँ। इधर देखो, ये जो नज़र आ रहा है a माइनस बी प्लस ए बी, अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टॉप हटा दूंगा और ये चिन्ह बदल लूँगा ताकि हल हो जाएगा। अब इसको स्टॉप हटाऊंगा, ये चिन्ह बदलूंगा, माइनस और माइनस का गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का बीज। अब ये कुष्ठ घटाने के लिए इस चिन्ह का और इन सभी चिन्हों से गुणा हो जाएगा। इसका मतलब ये अंदर वाले चिन्ह क्या है, सभी के सभी बदल जाएंगे, जो माइनस का वो प्लस का और प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का सी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस यहाँ पर भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। इसको मैं सरल करूँगा, ये प्लस का ए बी और ये माइनस का ए बी, एक प्लस का एक माइनस आपस में कट जाएंगे, ये माइनस का भी ये प्लस का भी आपस में कट गए, और बसा क्या है, ए माइनस सी, ये बसा है, बाकी सब क्या कट गए। तो ए माइनस सी आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो इसका मिलान आप किससे करोगे, इसका हल नहीं करना, यहाँ पर हल आपको किससे कर लेना है, जो रफ पेज दिया वहाँ पर, और इसको सीधा मिलाना है। अब इसको मैं बिना हल करवाए सीधा आपको बता रहा हूँ, ये गुणा है, गुणे का चिन्ह है, तो ये जोड़, यहाँ पर तो गुणे का चिन्ह नहीं था, यहाँ माइनस का चिन्ह था, इसलिए मैंने जोड़ा है, जोड़ा या घटाया जो भी हुआ, यहाँ पर गुणे का चिन्ह गुणा होगा। अब इनको नजर आ रहा है 4 और 3 से गुणा करोगे कितना होगा, 4 3 12, और प्लस और माइनस माइनस, माइनस का 12 कहाँ लिखा, ये अपना माइनस का 12, और P3 और P1, ये P के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, P3 और P1 कितना हो गया, P4, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अगला देखो, अब मैं इसको सरल करवा रहा हूँ, या इसको सरल करो, देखो 5xy को x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5xy और एक x जुड़ेगा तो 5x इसको y हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 5xy को y से गुणा करोगे तो 5xy को -5 से गुणा करोगे तो 5 गुणा 5 25, माइनस का 25, और पीछे xy जुड़ गए तो ये लग गया। अब पीछे कौन सा बचा, एक ही बचा है, तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हल करके मैं बता रहा हूँ कैसे वही हो रहा है उत्तर, हल करके लाओगे तो ये उत्तर आ रहा है, और 3 मिला दिया तो बाकी ये हो जाता है। मैं सीधा अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है 16, एक थैले में 4 लाल गेंदे, 2 पीली गेंदे, 3 सफ़ेद गेंदे थैले के अंदर बिना देखे ये गेंद निकाली जाती हैं, तो निम्नलिखित में से क्या प्रायिकता है। कुल गेंदे कितनी है, 4 लाल है, 2 पीली है, 3 सफ़ेद है, कुल 16 गेंदे। 4 लाल गेंदे, 4 लाल गेंद प्लस
तीन कितनी है, 3 सफ़ेद गेंद है, ये 3 सफ़ेद और 2 पीली गेंद है, 2 पीली गेंद है। कुल गेंदें कितनी है, कुल कितनी है, कुल 12 गेंदें। 4 और 3 7, 7 और 2 9, कुल कितनी गेंदें हैं, 9 गेंदें, कुल 9 गेंदें हैं, कुल 9 गेंदें लिखनी है आपको। 4 और 3 7, 7 और 2 9। लेकिन आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा है निकाली गई गेंद पीली, उसकी प्रायिकता क्या है। यहाँ पर ना प्रायिकता का सूत्र होता है परिणाम बटे कुल परिणाम। तो मैं प्रायिकता का सूत्र लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रायिकता क्या होती है, मैं शॉर्ट में सूत्र लिखवा रहा हूँ, परिणाम बटा क्या होता है, कुल परिणाम, परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पर परिणाम क्या है, परिणाम क्या, गेंद पीली हो, पीली गेंद कितनी है 2, तो परिणाम कितना अपना 2, और कुल हमेशा जो 9 गेंद है वो हमेशा क्या रखनी है, नीचे रखनी। तो अपना का उत्तर क्या आ गया 2/9, ध्यान रखना। प्रायिकता का सूत्र लिख दिया, परिणाम बटे कुल परिणाम, उत्तर क्या आ गया 2/9। अब इसने कहा निकाली गई गेंद लाल नहीं हो, लाल नहीं हो इसका मतलब क्या हो, लाल गेंद होशियार है लेकिन लाल नहीं हो, गेंद कितनी है, गेंद लाल नहीं हो। तो मैं लिख देता हूँ परिणाम, ये परिणाम है अपना, गेंद लाल नहीं हो। ऐसी कितनी गेंद है जो लाल नहीं है, कितनी गेंद है 0, लाल नहीं हो वैसी गेंद कितनी 0। तो अपन को परिणाम क्या मिला 0, और बट्टे कुल परिणाम कितना 9, तो 0/9 बराबर क्या आएगा अपना, उत्तर क्या आ गया 0, ध्यान रखना। अब निकाली गई गेंद सफ़ेद हो, सफ़ेद ये पड़ी 3 गेंद, ये लिखा हुआ 3 गेंद सफ़ेद, सफ़ेद कितनी गेंद अपने पास 3 गेंदें। तो परिणाम अपने पास कितना है, परिणाम कितना अपने पास 3 गेंद, क्योंकि आपको पूछा सफ़ेद गेंद। तो प्रायिकता का सूत्र क्या है, प्रायिकता का सूत्र है परिणाम बटा क्या होता है, कुल परिणाम, परिणाम बटे कुल परिणाम कितना है 3 गेंद, सफ़ेद गेंद कितनी है 3 है, बटे कुल परिणाम कितना है 9 है। सफ़ेद गेंद कितनी है 3, यहाँ पर निकाली गई है सफ़ेद, सफ़ेद गेंद कितनी है 3, कुल गेंद कितनी है 9 है। तो 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 3 बार। तो उत्तर क्या मिलेगा आपको 1/3, निकाली गई गेंद सफ़ेद, इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/3। इसका एक क्वेश्चन और है, क्योंकि 4 क्वेश्चन 4 एक नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा निकाली गई गेंद हरी हो, लेकिन आपको प्रश्न में नजर आ रहा था हरी कोई गेंद थी नहीं, लाल 4 थी, 2 पीली थी, 3 सफ़ेद थी, हरी गेंद कितनी है, यहाँ पर पूछ रहा हरी गेंद। तो अपने पास परिणाम कितना है, परिणाम क्या है हरी गेंद, हरी गेंद कितना है, हरी गेंद बराबर 0। तो अगर 0/9 बराबर उत्तर क्या हो जाएगा 0, आपका उत्तर क्या आएगा 0, उत्तर 0 है, क्योंकि गेंद हरी यहाँ पर है नहीं, हरी गेंद 0 है, और कुल परिणाम अपने पास कितना है 9, 9 का भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा 0। इस प्रश्न को वापस देखना, यहाँ पर अलग पूछ रहा है निकली गई गेंद लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, लाल कितनी है यहाँ पर, लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद 4 है, लाल गेंद कितनी है 4 है। इसने कहा लाल नहीं हो, इसका मतलब बाकी वाली हो सकती है, पीली और सफ़ेद हो सकती है, तो लाल नहीं हो, तो लाल गेंद है कितनी अपने पास 4 है, ये उत्तर नहीं होगा, ध्यान रखना। लाल गेंद कितनी 4 है, तो हम कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद है 9, तो 9 में से 4 घटा दो, पीछे कितने बच गए, पीछे बचे 5। तो परिणाम आपको क्या मिलेगा 5/9, मतलब लाल नहीं हो, इसका मतलब आपको लाल क्या करनी है, रखनी नहीं है, बाकी वाले 3 और 2, जो 3 सफ़ेद गेंद है 2 पीली रखनी है। मतलब लाल नहीं हो, इसका मतलब पीली और सफ़ेद हो सकती है, जो लाल 4 है वो घट गई, और पीछे कितनी बची 5। जो परिणाम कुल परिणाम है वो हमेशा नीचे रखने, बाकी जो परिणाम ऊपर आते हैं वो ऊपर रखने हैं, कुल परिणाम हमेशा नीचे रखने। तो 5/9 आपके क्या आ गया है, उत्तर आ गया है 5/9, इसका ध्यान रखना, वो भूल से कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन, संख्या 31.37 का भाग विधि से वर्गमूल क्या थी। 17वां क्वेश्चन है, भाग विधि करनी है आपको। भाग विधि का मैं आपको पहले भाग बना देता हूँ, इसको संख्या को लिख देता हूँ 31.36। भाग विधि से ज्ञात करनी, भाग विधि इस प्रकार होती है, ये लाइन खींच दी, 2 का जोड़ा बनाना, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया। पहले इस 2 में लेना है आपको, वर्ग ज्ञात होने चाहिए 30 तक। आपको 31 के नज़दीक वर्ग संख्या ढूंढनी है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 37 जो ज़्यादा हो जाता है, मतलब या इसके बराबर या इससे कम वाली संख्या का वर्ग ढूंढना। जैसे 5 का वर्ग आया 25, तो आपको यहाँ लिखना है कितना 5, और यहाँ पर भी लिखना 5, और यहाँ पर भी लिखना है 5। तो 5 × 5 कितने होंगे 25,
गुणा करके आपको यहाँ लिखना है 5 गुणा 5 करके 25। 25 क्यों लिखा? आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आपको नज़दीक वाली वर्गमूल संख्या ढूंढनी। पहले ये जोड़ा, दो का जोड़ा बनाना, मैंने बना दिया, ये पॉइंट रखना, ध्यान रखना। और नज़दीक वाली संख्या ढूंढनी है, वर्गमूल संख्या। तो नज़दीक वाली वर्गमूल संख्या 31 के नज़दीक यहाँ मिल गई 25। 37 को नहीं रखना, क्यों? 37 भी वर्गमूल संख्या यहाँ नहीं रखना है। 6 से कर दे तो 37 होते हैं, वो 37 ज़्यादा हो जाती है। आपको इसकी कम या इसके जो नज़दीक है वो रखनी, ध्यान रखना। और इसके नज़दीक कौन सी? 25। 25 को किससे गुणा करते? 5 और 5 से गुणा करते तब आता है 25। तो एक संख्या आपको मिल गई ऊपर 5। अब 31 में से 25 घटा देना है। 31 में से 25 जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 6। अब ये जो दशमलव है ये ऊपर उतार देना है, इस पूरे जोड़े को यहाँ उतार देना है 36। अब इसको क्या करना? 5 और 5 जोड़ के यहाँ लिख देना, कितना? 10। ये जोड़ करके यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी, जो यहाँ रखोगे वो यहीं रखोगे, और यहाँ आप 1 रखोगे तो यहाँ पर भी 1 रखना। जैसे इधर देखो, यहाँ 10 है, मैं यहाँ 1 रखूँगा, यहाँ पर 1 रखूँगा। 1 को 101 से गुणा करूँगा तो वापस क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 2 रखूँगा तो यहाँ पर भी 2 रखूँगा। 2 को 102 से गुणा करूँगा तो 104 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पीछे क्या सही है? सब सही है। सब किससे आता है? 1 रखने से तो 1 आएगा, 2 रखने से 4 आएगा, 3 रखने से 3 गुना 3 होता है, 4 रखना। यहाँ 4 रखता हूँ, देखो 104 गुणा 4। 4 यहाँ रखूँगा तो यहाँ पर रखूँगा, और फिर यहाँ पर भी रखूँगा, तो 4 गुणा 4 16, और 4 एकम 4, 416 होता है। आपको 737 लाना है, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा? स रखूँगा। स यहाँ रखा तो यहाँ पर भी स रखना है, और यहाँ पर भी स रखना है। और अब इसको हल करना है। 6 गुणा स 37, और स एकम 6। 737 में से 737 चला गया, और पीछे क्या बचा? 0। और आपका हल क्या आ गया है? 5.6। जो ये ऊपर उत्तर आया है वही आपका हल है। तो आपको लिखना है 5.6। ये आपके हल आया। किसका? ये 31.36 का आपने क्या किया है? वर्गमूल किया है भाग विधि से। एक अभाज्य गुणनखंड विधि भी होता है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। आपको वो अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी दे सकते हैं, तो उसमें अभाज्य संख्या का भाग देकर निकालते हैं, लेकिन आपको भाग विधि बोली इसलिए ऐसे करना है। ये आपका क्या हो गया? हल। इतना करते आपको पूरा 4 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 12,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज भी निकालना आपको, और साधारण ब्याज भी निकालना है। फिर उसका अंतर क्या होता है? मैं पहले साधारण ब्याज निकालता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? साधारण ब्याज निकालता हूँ। साधारण ब्याज। कोई भी प्रश्न आपको यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बताओगे, मैं वापस समझा दूंगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन, पूरा आपको सूत्र लिखना है। मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे में क्या लिखनी है? 100। मूलधन दे रखा आपको। मूलधन कितना है? 12,000। समय कितना है? 2 वर्ष। और दर कितनी है? दर कितनी दे रखी है? दर आपको 10% दे रखी है। तो बट्टों में आप क्या लिखना है? 100 रखना है। 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर वाला गुणा करो। 12 गुणा 2 कितना हो गया? 12 गुणा 2 कितना हो गया? 12 2 24, और पीछे 0 कितना बचा? 1 2 2400। 2400 रुपया हो गया। साधारण ब्याज कितने हो गया है? 2400 रुपया हो गया। अब आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। फिर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना है। साधारण ब्याज तो हो गया, अब चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लिख रहा हूँ मैं। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा कोष्टक 1 प्लस दर बट्टी 100, और यहाँ पर क्या लिखना? समय, और माइनस क्या कर देना है? मूलधन घटा देना है वापस। अब यहाँ पर जो भी मान दिए वो रख दो। मूलधन कितना दे रखा है? 12,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी दे रखी है? 10% बट्टे 100। समय कितना रखा? 2 वर्ष, और मूलधन कितना है? 12,000। इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये सरल करना है, फिर ये 12,000 घटा देना, ये ध्यान रखना है। सूत्र में भी आप यहाँ रख सकते हो इसको ऐसे, क्योंकि मूलधन बाद में घटाना है। तो मैं इसको सरल करके बता रहा हूँ। 1 प्लस 10/100, ये लसअप लेके सरल होगा, ध्यान रखना। 100 और 1 का लसअप क्या आएगा? 100 आएगा। 100 और 1 का लसअप क्या आएगा? 100 आएगा। 1 को 100 का 1 का भाग 100 में कितने बार जाएगा? 100 बार। 100 को 1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 100, प्लस 100 का भाग 100 में कितने बार जाएगा? 1 बार। 1 को 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 10। तो ऊपर 100 और 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 110, और नीचे क्या आएगा? 100। ये मैंने हल कर दिया। ये आपको यहाँ नहीं करना, या जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। 110/100 आया इस कोष्ठक वाले हल का। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 12,000 गुणा 110/100, ये उत्तर आया, वो लिख दिया। अब इसको मैं कितनी बार लिख रहा हूँ? 2 बार लिख रहा हूँ, क्योंकि घात 2 है।
110/100। इसको हल कर रहा हूँ। फिर इसमें से क्या करूँगा, 12,000 घटाऊँगा। नीचे जीरो कितने, 2 2 4 जीरो, 4 जीरो ऊपर कटा दो, 3 और 4 जीरो कटा दो, बाकी वाले हल कर लो। ऊपर क्या बचा, 12 गुणा 11 गुणा 110, और बट्टों में कुछ नहीं बचा। इसको मैं हल करूँगा। 11 गुणा 11 121, 121 को गुणा कैसे करना है, 12 से करना है। 12 एकम 12, 12 भी हासिल लगी 1, 12 2 20, 12 2 120 और एक हासिल का 25 का 5, हासिल लगी 2, 12 एकम 12, 12 और 2 हासिल की कितने हो गए, 13 शब्द 52। 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल 1, 12 2 120 और ये हासिल का 25 का 5 हासिल 2, 12 एकम 12, 12 और 2 हासिल के 13 शब्द हो गए। तो 52। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 52 और पीछे जो ये एक जीरो है ये अपन ने लिखा नहीं, ये जीरो। तो 52,520 हो गया। अब 52,520 में से मैं क्या करूँगा, 12,000 घटाऊँगा। 52,520 में से क्या घटाना है, 12,000 जो मूलधन है ये आपको क्या करना, घटाना है। तो घटाओगे, जीरो में से जीरो के पीछे जीरो, 2 में से जीरो के पीछे 2, 5 में से जीरो के पीछे 5, 4 में से 2 के पीछे 2, यहाँ पर जीरो, 2520 रुपये हो गए। तो बराबर कितने हो गए, 2520 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आया। आपको अंतर निकालना था, फाइनल उत्तर आपको क्या निकालना था, अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूँ 2520 चक्रवर्ती ब्याज आया। और साधारण ब्याज कितना था, 120 रुपये। साधारण आपको वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना था। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या ज्ञात करना था, अंतर ज्ञात करना था। तो साधारण ब्याज 120 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज आया 2520 रुपये। 2520 में से 120 घटाओगे, 120 रुपये घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 120 रुपये का अंतर आएगा। आपके उत्तर क्या आ गया है, 120 रुपये। ये आपके अंतिम हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन। 19 ऑप्शन है, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर गुना 37 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 7 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। मतलब घनाभ के अंदर घन रखना है तो इसका सूत्र है, इसका सूत्र मैं लिख रहा हूँ, घनाभ का आपको सीधा ही लिखना है, घनाभ का आयतन बट्टे घन का आयतन। घनाभ का आयतन बट्टे घन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन L गुना B गुना S, और बट्टे घन का आयतन क्या होता है, A क्यूब। A क्यूब मतलब A गुना A होता है। तो घनाभ का आयतन दे रखा है L गुना B गुना S, ये पड़ा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना उससे ये दे रखा कितना है, 60 गुना 42 गुना 36, और अंदर कितने घन रखने, 7 सभी भुजा वाले के। घन की सभी भुजा समान होती हैं, ये इसलिए लिखा। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ के तो अलग अलग होती है, घन की सेम होती हैं, क्योंकि घन के सभी फलक समान होते हैं, समान माप के सभी फलक होते हैं, इसलिए A क्यूब लिखा है। यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता, A गुना E। तो यहाँ पर क्या रखना है, कुछ 6 गुना 6। अब इसको हल कर लेना आपको। तो 6 का भाग 37 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 का भाग 37 6 बार, और 6 से 6 कट गया। अब 6 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब उत्तर क्या आएगा, 10 गुना 42। नीचे वाले सब कट गए, ये कट गया और बचा क्या, 10, और इधर क्या बचा, 42। 42 गुना 10 का गुणा करोगे तो ये पीछे जीरो लग जाएगा, 420 घन। आपको क्या प्रश्न पूछा था, एक जो घनाभ है वो 60 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर गुना 37 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 7 सेमी भुजा कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, 420 छोटे घन रखे जा सकते हैं। या आप लाइन लिख सकते हो आगे, टाइम मिलता है तो। अब अगला क्वेश्चन। दीक्षा के पास सड़क का एक मानचित्र है जिसकी पैमाने से 1 सेमी की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वो इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की दूरी को मानचित्र में कितने सेंटीमीटर दर्शाया गया है। तो इसका हल कैसे होगा, इधर देखो, पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर को तय करती है। तो इधर देखो मैं लिख रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर कितना है, 18 किलोमीटर। तो आपको सीधा पता, 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में कितना होगा, 2 सेंटीमीटर बराबर 37 किलोमीटर, सीधा डबल हो जाएगा। दूरी डबल तो किलोमीटर, सेंटीमीटर डबल तो दूरी भी डबल। तो 3 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर में कितना, 18 54 किलोमीटर। और 4 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1800 कितने होते हैं, 72 किलोमीटर।
और ये पूछा आपको 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, मतलब क्या, वो इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर दूरी तय करेगी, उसके द्वारा तय की दूरी को मानचित्र में कितने सेमी से दर्शाया गया, तो कितने सेमी से, 4 सेमी से, 4 सेंटीमीटर से दर्शाया गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 18 किलोमीटर। तो आपको पूछा है कि 72 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर हो गए, तो 72 किलोमीटर आपको सेंटीमीटर पूछा है, तो सेंटीमीटर कितना आपको पता नहीं, एक्स, तो 72 में क्या करोगे आप, 18 का भाग दोगे, तो 18 का भाग 72 में कितनी बात है, 1872। तो आपके उत्तर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर एक्स सेमी। ठीक है, एक्स सेमी बराबर ज्ञात किया, तो उत्तर क्या आ गया आपके, 4 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है दूरी मानचित्र में कितने सेमी से दर्शाएगा, 72 किलोमीटर दूरी, आपको लिखना 72 किलोमीटर की दूरी, 72 किलोमीटर की दूरी मानचित्र में 4 सेंटीमीटर से दर्शाएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न सरल था। अगला प्रश्न नंबर 21वां। इधर की समीकरण हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसको हल भी करना है और जांच करना है। ये प्रश्न 4 नंबर का है, 2 नंबर का हल कीजिए और 2 नंबर जांच का भी मिलेगा आपको। तो इसको मैं हल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे आप। इसको यहाँ वापस उतार रहा हूँ। पहले एक पक्ष को इस वाले हल कर लूँगा और ये जो बराबर क्वेश्चन दे रहा है इसको बाद में करूँगा। यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 3t - 2/4, 2t + 3/3। अब ये बीच में किसका साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं लसब लूँगा, 4 और 3 का लसब क्या आएगा, 4 और 3 का लसब 12 आएगा। क्योंकि ये जो भिन्न बन रही है, भिन्न को सरल करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, लसब लिया जाता है। तो मैं लसब ले रहा हूँ। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, मैं हल कर रहा हूँ। 4 का भाग 12 में 3 बार, और 3 को 3t से गुणा करना है। तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3t। 3 को 3t से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 9t। कितने हो गए, 9t हो जाएगा यहाँ पर। अब ये माइनस का माइनस लिख रहा हूँ। 4 का भाग 12 में 3 बार गया, 3 को 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6। अब ये माइनस का माइनस। अब 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, अब ये अलग पद है, देखो 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 8t। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगा दूँ। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको सरल कर रहा हूँ, देखो 9t में से 8 चले गए, इधर लिख रहा हूँ मैं 9t - 8t + 12, और ये माइनस का सा इधर देखो, टी वाला पास में रख दिया, ये बाकी वाला पास में रख दिया। बट्टों में क्या रखना है आपको, 12। 9t में से 8t गया, पीछे कितना बचा आपके, t बच गया। 12 में से 6 गया, पीछे कितना बच गया, 6। t + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 12। यहाँ आपको ध्यान रखना, ये कोष्टक के अंदर है ये, इसलिए ना कोष्टक यदि बाहर से होता ना, एक मैं पीछे आपको सरल करवाया था, तो अंदर वाले sin चेंज हो जाती है। ये प्लस का sin नहीं होगा, ये sin किसका होगा, माइनस का होगा। इसलिए यहाँ पर भी ये sin किसका होगा, माइनस का होगा। अब क्या होगा, 9t में से 8t गया, पीछे 1t बचा है, और 12 और 6 ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये प्लस का 6 नहीं होगा, 12 और 6 माइनस का 12 और माइनस का 6 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का 18 हो जाएंगे, माइनस का 18 हो जाएंगे, माइनस का 18। तो t - 18/12 करना आपको, ये नहीं ध्यान रखना है, ये क्या है। अभी इस पक्ष को मैं यहाँ पर सरल करवा रहा हूँ, देखो 2/3 माइनस का t, इसमें भी लसब लेना। नीचे क्या, t के नीचे कुछ नहीं दिया, 1 लिख दिया, बट्टे 3 और 1 का लसब क्या आएगा, 3 और 1 का लसब। इधर मैंने लसब 12 लिया था, इसलिए मैं बराबर से इधर है तो इसका भी मैं लसब क्या ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ, ध्यान रखना 12। ये प्रश्न समझ में नहीं आता दोबारा से समझ लेना। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 4 बार। 4 को 2 से गुणा, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 को t से गुणा करूँगा क्या हो जाएगा, 12t होगा यहाँ पर। अब ये बचा 8 - 12t/12। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो ये लिख रहा हूँ यहाँ पर t - 18/12, और इधर क्या बचा है, 8 - 12t/12। तो यहाँ ध्यान रखना है, नीचे दोनों जगह 12 है, इधर भी 12 इधर भी 12, आपस में कट जाएंगे। देखो अब ऊपर क्या बचा, t - 18 बराबर 8 - 12t। अब देखो t को एक साइड लेकर आ जाता हूँ, तो ये 1t, 12t इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के 12t इधर आ जाएंगे तो प्लस के 12t हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, प्लस के 12t। और ये 8, ये माइनस के 18 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे,
प्लस के 18, तो 12t और 1t कितने हो जाएंगे? 13t, और 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। अब 13 गुना टी 26 है, 13 गुना टी, तो टी के 13 गुना में तो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। 26/13 बराबर 13 का भाग 26 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो टी का मान क्या आया? 2 आया है। तो मैं आगे जगह लिखूँ तो अपने उत्तर क्या आया है? टी का मान क्या आया है? 2 आया है। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न में आपको दे रखा है उत्तर की जांच भी करनी है समीकरण करके। तो ये समीकरण आपको पहले लिखना पड़ेगा, टी की जगह -2 रखे उत्तर की जांच भी करनी है। सबसे पहले मैं इस समीकरण को लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो आप। अब मैंने देखो ये समीकरण वापस लिख दिया है। अब टी की जगह 2 रख रहा हूँ मैं, और समीकरण की क्या कर रहा हूँ? अपने जो उत्तर आया उसकी जाँच कर रहा हूँ। तो 3 जहाँ टी है उसकी जगह मैं 2 रखूँगा कोष्ठक के अंदर, फिर -2, क्योंकि टी 3 की गुणा में, कोष्ठक इसलिए लिख रहा हूँ ताकि गुणा में रहिए, बट्टे 4 -2 गुणा 2, टी की जगह 2 लिख दिया, +3। बाकी वाली संख्या सेम रखनी है, जहाँ टी लिखा हुआ वहाँ पर क्या रख देना है आपको? 2 रख देना, बराबर 2/3 माइनस ये टी है, इसकी जगह भी क्या करते थे? 2 रख देता। अब आपको क्या करना है? सरल कर लो। 3 गुणा 2 कितना हो गया? 6। 3 गुणा 2, ये गुणा होगा फिर घटेगा, 3 2 6, 6 में से 2 के पीछे कितना बचा? 4, और नीचे क्या? 4 माइनस यहाँ है 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7, 7/3 बराबर इधर है 2/3 -2। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको काफ़ी के अंदर करवा रहा हूँ आपको। यहाँ देखो 4 में से 4 गए, 4 से 4 कट जाएंगे, पीछे बचेगा 1/1 -7/3 बराबर 2/3 माइनस का 2, कुछ नहीं है नीचे 1 रख दो। यहाँ पर भी लसब लेना, यहाँ पर भी लसब लेना। 3 और 1 का लसब क्या आ जाएगा? 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 3। अब देखो 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इधर 1 और 3 का लसब क्या आएगा? 3। 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा करूँगा 2 हो जाएगा, माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा करूँगा 6 हो जाएगा। या 7 में से 3 चला जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 3, तो 7 में से 3 चला जाएगा, माइनस का 4 बचेगा बट्टे 3 बराबर माइनस के 2 में से माइनस के समय से प्लस के 2 चले जाएंगे, तो पीछे माइनस का 4 बचेगा बट्टे 3। ये आपके उत्तर आ गया। इधर भी -4/3, इधर भी -4/3, इसको मैं उतार देता हूँ। तो इसका हल क्या आएगा? या लसब लेके मैं कर देता हूँ यहाँ पर, या कट देता हूँ मैं 1/1, इसका लसब ले लेता हूँ कितना? 3, और इसका लसब भी क्या आएगा? 3, और फिर हल ये आएगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मैंने हल कर दिया है, -4/3 बराबर -4/3। ये करके आप लिख देना है सत्य, क्योंकि अपने सत्यता की जांच कर ली। अब अगला क्वेश्चन एक वर्ष में 27 क्लेश द्वारा काटे गए सालों की संख्या सारणी में त्रैमासिक दर्शाए गए हैं। दी गई सारणी में पाई 60 वृत्तालेख द्वारा निरूपित करना है। इस आंकड़ों को ये वृत्तालेख बनाना है, ये जो मेरे बनाया हुआ ये वृत्तालेख बनाना है। तो इसमें आपको नजर आ रहा है ये जो वृत्त है, इसके अंदर जो आप चांदे या जैसे आप मापोगे ना, 180 डिग्री का कोण कहाँ बनता है? मैं एक सीधी रेखा खींचूंगा, 180 डिग्री कोण बनता है। लेकिन इसमें जो चारों ओर का कोण बनेगा तो वो कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन लिख दी है कि पाई 60 बनाने के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पाई 60 ज्ञात करने के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। सभी बनेगा, जनवरी से मार्च का, अप्रैल से जून का, जुलाई से सितंबर का, और अक्टूबर से दिसंबर का। एक एक करके सबसे केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, और फिर आप पाई 60 के अंदर अपन दर्शा देंगे। सबसे पहले ज्ञात कर रहा हूँ मैं जनवरी से मार्च, मैं लिख रहा हूँ जनवरी से मार्च। जनवरी से मार्च कितने हैं? 180 है। कितने में से? टोटल कितने? 720। टोटल हमेशा क्या रखना है? नीचे रखना है 720, और गुणा किसे करना है? 360 डिग्री से गुणा करना है। और 360 डिग्री से क्यों गुणा किया, इसको मैं यहाँ कोष्ठक लिख देता हूँ। केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होता है? केंद्रीय कोण बराबर 360 डिग्री। ये क्वेश्चन में लिख दिया, केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है, ये केंद्रीय कोण, इसलिए मैंने 360 से गुणा किया। अब इसका हल मैं यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं सीधा उत्तर लिखूंगा, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है। इसका हल मैं यहाँ करवा रहा हूँ, देखो एक प्रश्न का हल। एक 180/720 गुणा 360, 0 से 0 कटा, 37 का भाग 72 में 2 बार, 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा? 9 बार,
तो 9 के पीछे 0 लगा, यहाँ पर बन जाएगा 90 बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं सीधा लिख दूंगा 90 डिग्री। अब मैं ज्ञात कर रहा हूँ किसान अप्रैल से जून, अप्रैल से जून कितना है 150, कितने में से 420 में से गुणा कैसे करूँगा, यहाँ गुणा कैसे लगाना, गुणा कैसे करूँगा 360 डिग्री से, फिर बराबर लिख दूँगा। ये यहाँ सरल कर रहा हूँ, देखो 150 बट्टे 720 गुणा 360, 0 से 0 कटेगा, 36 का भाग 72 में 2 बार, 36 2 72 होते हैं, और 2 का भाग जाएगा 150 में, 150 में 2 का भाग 2 तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 75 डिग्री। अब ज्ञात करना है जुलाई से सितंबर, कितने हैं 239, कितने में से हैं 420 में। क्या मैंने अंतर किया, गुणा सभी में 360 से कर रहा हूँ, जो टोटल है ये 720 सभी के नीचे रख रहा हूँ, ऊपर वाला मान ऊपर रख रहा हूँ, जो मान आया ध्यान रखना, टोटल हमेशा नीचे रखना है। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 से गुणा करना है, 360 ये मैंने लिख दिया क्योंकि इसका कोण केंद्रीय कोण होता है, ध्यान रखना 360 डिग्री ही होता है केंद्रीय कोण। अब इसको भी मैं हल कर रहा हूँ, देखो 240 बट्टे 720 गुणा 360, 0 से 0 कटेंगे, 36 का भाग 72 में 2 बार, 2 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा 12, 120 आया। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा 120 डिग्री। अब लास्ट बचता है अक्टूबर से दिसंबर, कितना है 150 बट्टे 720 गुणा किससे करना है 360 से। तो 150 बट्टे 720 360, अप्रैल से जून वाला सेम है 150, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा 75 डिग्री। अब आपको ये जो मान है ये 90 डिग्री नजर आ रहा है आपको, 90 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 75 डिग्री, ये सभी मान यहाँ पर भरने हैं आपको। स्केल से भरना है, मैं सीधा भरा 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा। ये देखो 90 डिग्री का कौन ये बनता है, ये बना दिया मैंने 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना कौन सा, यहाँ लिख देना आपको जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च। अब आपको 2 75 के बनाना है और 120 के बनाना है। 120 90 से ज़्यादा बनेगा, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ 90 का बनेगा तो 90 से थोड़ा ज़्यादा ये 120, आप सामने से माप के भी बना सकते हो 120 डिग्री का कौन, ये 120 डिग्री हो गया। 120 कौन सा है 120 ये जुलाई से सितंबर, ये तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जुलाई से सितंबर, ये जुलाई से सितंबर वाला है। अब आपके पास दोनों 75 वाले, इस दोनों को 75 कौन 90 से कम होगा और दोनों ही बराबर हो गए, ये भी 75 और ये भी आपके क्या है 75 डिग्री। तो ये एक लिख दो अप्रैल से, ये क्या कर देता हूँ मैं अप्रैल से जून, और इसको लिख दो क्या कर दो, ये कर दो अक्टूबर से दिसंबर। ये आपके पूरा पाई चार्ट बन के तैयार हो गया है। इस प्रकार आपको करना है तो पूरे 4 नंबर मिलेंगे। पहले तो आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करने और फिर आपको ये पाई चार्ट बनाना है, ये आपको पेंसिल से बनाना है, पेंसिल प्रकार और इसके सभी की सहायता लेकर ये बनाना है। अब अगला क्वेश्चन, अगला 23 नंबर क्वेश्चन है और अथवा में दे रखे ये 4 क्वेश्चन, यहाँ ये 4 क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना 23 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं और ये 23 का पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसका भी 2 नंबर, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का। यहाँ तो यही चारों करने क्वेश्चन आपको और यहाँ ये चारों करने, ये करते हो तो ये नहीं करना, ध्यान रखना, और ये करते तो ये नहीं करना। मैं पहले आपको ये हल करवा रहा हूँ, ये भी करवाऊँगा, लेकिन इस कॉपी के अंदर ये चारों हल करवा रहा हूँ फिर वो करवाऊँगा। अब 23 का पहला हल कर रहा हूँ, पहला यहाँ लिखा हुआ देखो x² y माइनस 18xy², x² y माइनस 18xy²। तो इसका क्या करना है गुणनखंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लेने से गुणनखंड आ जाएगा। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, देखो x गुणा x गुणा y माइनस, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 6 गुणा 3 क्योंकि 76 18 था, गुणा x गुणा y। अब 2 पद बने, एक ये बना एक ये बना, इसमें कॉमन ले लेना। इसमें कॉमन क्या है, एक तो सब कॉमन आ रहा, x इसमें भी है, x इसमें भी, x लिख दो, y इसमें भी है, y इसमें भी, y भी लिख दो। तो अब देखो x y ले लिया, इसमें से देखो ले लिया, x 1 ले लिया, y 1 ले लिया, तो x 2 है ना, एक अपने यहाँ ले लिया तो 1 बच गया। अब ये जो माइनस का चिन्ह है यहाँ ले लेते हैं, अपने यहाँ से कॉमन ले लिया,
एक्स भी ले लिया, वाई भी ले लिया, बसा क्या यहाँ पर 3 बस गया एक, और वाई 2 थे, एक बार ले लिया तो एक यहाँ पर अंदर बस गया, तो ये हो गया स एक्स वाई कोष्टक एक्स माइनस 3y, ये इसका हल हो गया है, ध्यान रखना। अगला है 15 पी क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25, इसको यहाँ हल कर रहा हूँ। 15 पी क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25। तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 5 का भाग, यहाँ इसमें 9 में 3 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जा, मैं 2 का जोड़ यहाँ बना देता हूँ। यहाँ क्या करता हूँ, इसको इसके साथ में लेके चला जाता हूँ, इसको उधर लेके चला जाता हूँ, इस 25 को इधर लेके आ जाता हूँ। इधर देखो मैं खाली ये इधर उधर कर रहा हूँ, संख्या सेम है। देखो 15 पी क्यू लिख दिया, इसके साथ क्या लिख देता हूँ, प्लस का 25 ये इधर लिख देता हूँ, प्लस का 9 क्यू, तो 25 में इस 15 की जगह लगाया तो 15 उसको 25 की जगह लेके चला जाता हूँ। क्यों लाया ये भी बता रहा हूँ। देखो इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का जा रहा भाग, 15 इधर ले गए तो इसमें भी 3 का भाग जा रहा, 9 में भी, और 15 में भी 3 का भाग जा रहा, तो अपने क्या हो गया, ये सेम जोड़े पास पास होंगे। ये 2 का जोड़ा बनाओ और इन 2 का जोड़ा बनाओ, इनमें से कॉमन बार ले लो, इनमें से भी कॉमन बार ले लो। 15 और 25 में कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का भाग 15 में भी जाता है और 25 में भी जाता है, और 25 पी है ना, 25 पी है, ये लिखा हुआ अपने से नहीं लिखा, 25 पी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं पी लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। तो पी इसमें भी है, पी इसमें भी, 5 पी कॉमन आएगा। तो फिर 5 को किससे गुणा करो, 15 हो जाएगा, 3 से, 5 3 15, पी अपने ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा है, क्यू यहाँ रख दो। अब प्लस का क्या रखना है, प्लस रखना आपको। 5 को किससे गुणा करोगे, 25 हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा करोगे, पी अपने ले लिया यहाँ पर, तो पी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 गुणा 5 25 और पी लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या लेना कॉमन, 9 और 15 में कॉमन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। क्यू कॉमन नहीं लेना, क्योंकि क्यू यहाँ है नहीं। पी कॉमन क्या लिया, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, दोनों जगह था। अब क्या करना, 3 को किससे गुणा करोगे, 9 हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे, और यहाँ पर क्यू नहीं है तो क्यू तो अंदर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या रखना, प्लस, 3 को किससे गुणा करोगे, 15 हो जाएगा, 5 से गुणा करोगे। अब ध्यान दो, 3 क्यू प्लस 5, 3 क्यू प्लस 5, कोष्टक दोनों के अंदर सेम संख्या आ गई है, इसका मतलब अपना सही है। दोनों कोष्टकों में से एक संख्या लेनी है और एक ये बार वाला लेना है, तो मैं एक ले लेता हूँ, 3 क्यू प्लस 5, दोनों कोष्टकों में से एक लेनी, एक ये लेना है, कौन सा, 5 पी प्लस का क्या लेना है, 3, इसको कोष्टक में लिख देना। ये अपना हल आ गया, ये सही है। अब अगला कर रहा हूँ, अगला 16x² माइनस 49, तीसरा यहाँ 16x, तो देखो ये लिख दिया, इसको सरल करना है, गुणनखंड करना है। इसको मैं क्या लिखूंगा, एक समीकरण के रूप में लिखूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 4x की घात क्या कर देना है, 2, 4 का स्क्वायर करूँगा 16, x का स्क्वायर करूँगा x स्क्वायर हो जाएगा, और गुण 50 को क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर, 2 वर्गमूल संख्या की, 16 भी वर्गमूल, गुण 50 भी वर्गमूल, तो वर्गमूल बन जाता है 7 का। ये क्यों लिखा, क्योंकि सर्वसमीका बन जाएगी। कौन सी सर्वसमीका बनेगी, सर्वसमीका कौन सी बनी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, a प्लस b, और तो मैंने ये सर्वसमीका लिख दी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, a माइनस b। तो अब आपके पास क्या है, a का स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर ये है, a कौन है 4x, b कौन है 7, तो आपको a प्लस b और a माइनस b में लिखना है। तो a कौन है अपने पास 4x प्लस b कौन है 7, इसको कोष्टक में लिख दिया, और फिर a कौन है 4x माइनस ये माइनस b कौन है 7, ये लिख दिया। तो अपने पास ये बनाई थी, इस सर्वसमीका का मैंने स्क्वायर के रूप में बनाई, तो सर्वसमीका लगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यदि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो अपन को क्या बना देना, a प्लस b माइनस b। तो ये तो था अपने पास ये, और इसका ये बना दिया। अब वापस यदि ये होता तो इसका ये बन जाता, इसका वापस गुणनफल करोगे तो वापस ये बन जाएगा। तो अपना अंतिम उत्तर यही है। अब अगला, या a का स्क्वायर माइनस से माइनस 16 है, या 3 है, 3 संख्याएं, मतलब स को इस प्रकार लिखना है कि यहाँ पर स को 2 भागों में इस प्रकार बांट देना कि ये 4 संख्या बन जाए, फिर 2 का जोड़ा बन जाए। मतलब आपको स को इस प्रकार लिखना है, ऐसी 2 संख्या लिखनी है जिसमें जोड़ने से माइनस सही हो जाए और गुणा करने से 16 हो जाए। जैसे जोड़ने पर क्या होना चाहिए, जोड़ने पर होना चाहिए 6, और गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए 14। तो स किससे बनेगा, ऐसी संख्या, उसी संख्या से वापस 16 बनना चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूँ -8 और +2,
-8 में से +2 के पीछे क्या बचेगा, माइनस से बचेगा, -89। ठीक है, गुणनफल 16, 8 गुणा 2 करोगे 16 बन जाएगा। ये जोड़ा किस प्रकार बनेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर ही लिखूँगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और ये माइनस का 8a लिखना है और फिर प्लस का 2a लिखना। क्यों, माइनस के 8a में से प्लस का 2a से लगा है, पीछे कितना बचा 6। तो ये मेरे ये जो दो शब्द लिखे हुए ना 8a + 2a, इसको हल करेंगे तो वापस 6 ही बनेगा। और मैंने क्यों लिखा है ये, देखो अपना गुणनफल बन जाएगा, देखो गुणनखंड कैसे, ये 2 का जोड़ा बन गया और ये 2 का जोड़ा बन गया, ये यहाँ पर ये है, ए का स्क्वायर, ये 2 का जोड़ा और ये का जोड़ा, इस दोनों इस सही को 2 भागों में बांटा ताकि 2 के जोड़े बन जाए, ये सेम रखना, ये भी सेम रखना। अब इसमें कॉमन लेना, इसमें कॉमन लेना, इसको 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि जोड़ने से माइनस सही होना सही है और गुणा करने से 16। देखो 8 और 2 से गुणा कर, 8 गुणा 2 8 2 16, 8 में से प्लस के 2 ए चले गई तो पीछे सही बचता है। अब देखो इनमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, तो ए कॉमन आ गया, तो ए का स्क्वायर है, इसमें से ए कॉमन आ गया, पीछे ए बचेगा, ए और ए से गुणा करोगे ए स्क्वायर बनेगा, तो 8 ए है, इसमें से ए कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 8 बचा। अब देखो इसमें क्या कॉमन लेंगे, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, यहाँ पर 2 लेते, प्लस का लेना माइनस का लेना है, यहाँ पर क्या लेना है आपको, प्लस का लेना है। अब देखो 2 यहाँ कॉमन आ गए, यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर ए बच गया है, यहाँ पर ए बच गया है। अब यह माइनस का माइनस, अब देखो प्लस 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 बनेगा, प्लस गुणा माइनस माइनस बनेगा, 2 को किससे गुणा करोगे 16 बन जाएगा, 8 से, 2 को 8 से गुणा करोगे 16 बन जाएगा। अब देखो कोष्ठक के अंदर सेम संख्या है, a - 8 a - 8, दोनों कोष्ठकों के अंदर सेम संख्या, इसका मतलब अपना सही है। तो 1 बना a + 2, ये बाहर वाला a + 2, इन दोनों कोष्ठकों में से एक संख्या लेनी, कौन सी, a - 8। तो अपना ये हल बन गया a + 2 और a - 8, ये हल है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसके देखो ये 4 क्वेश्चन बच गए अथवा वाले, ये अभी इसमें जगह नहीं है और करवाऊँगा तो भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए यदि आपको ये भी करवाना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ये अलग से करवा सकता हूँ मैं। अब मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन है 24 नंबर। इसके हल करने के लिए जगह आगे दी है, लेकिन मैं आपको इस कॉपी के अंदर इस प्रश्न का हल करवा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न दिखना सही है। प्रश्न है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है, आपको x का मान ज्ञात करना, बाकी कुछ नहीं करना है। अब हमें ध्यान रखना, ये एक बहुभुज है, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं, जिसमें 2 से अधिक भुजा होती है वो बहुभुज कहलाता है। बहुभुज का ध्यान रखना है, बहुभुज का ये ध्यान रखना है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोण हमेशा 360 डिग्री होते हैं। बहुभुज में चाहे कितने कोण बन जाए, चाहे 3 बने, चाहे 4 बने, चाहे 5, जो बाहर कोण बन रहे हैं, जैसे ये कोण है ना, ये बाहर बन रहा, ये बाहर बन रहा और एक ये बनेगा 3, इन तीनों कोणों का मान क्या होगा 180। तो एक कोण तो ये पड़ा, दूसरा ये सही है आपको, ठीक है, ये मिल जाएगा तो फिर ये मिल जाएगा, क्योंकि तीनों का मान 360 होता है, 360 में से ये दोनों घटा देगा, ये मिल जाएगा। ये अपन को मिल सकता, कैसे मिलेगा, सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो 80 में से ये घटा देंगे। तो देखो, तो मैं लिखूंगा ये क्वेश्चन 24वें का पहला, आपको हल यहाँ करना है, यहाँ जगह दी है, लेकिन ये इस साइड रहेगा, इसलिए मैं आपको काफ़ी के अंदर करवा रहा हूँ। ये सरल रेखा है, मैं लिख रहा हूँ PRO, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, इसलिए कोण PRO बराबर कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। PRO, ये जो कोण दिख रहा है, ये जो कोण दिख रहा है, ये पूरा 180 का बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये आधा दिया है, तो ये अपन निकाल लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, तो 180 माइनस क्या करेंगे, 80 घटाएंगे, तो फिर कितना बचेगा पीछे, 100 डिग्री। तो ये आपको कोण कितने का मिल गया, आपको 100 डिग्री कोण मिल गया। अब देखो ये 100 डिग्री मिल गया, तो 100 डिग्री कौन सा मिला है, अतः क्या बचेगा, अतः ये कोण कौन सा, कोण ORQ बराबर कितने डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। ये कोण ORQ, ये जो कोण है 100 डिग्री हो गया। अब अपन को 2 कोण बाई मिल गए, तीसरा ज्ञात करना है, तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, किसी बहुभुज की बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या लिखना आपको, 360 डिग्री होता है। अतः क्या करूँगा, देखो मैं लिखूँगा x डिग्री, यहाँ पर x ज्ञात करना आपको, प्लस 130 प्लस 100 डिग्री, 130 ये पड़ा, 100 ये पड़ा, ये ज्ञात करना। ये तीनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये उधर लेके जाकर 360 में से घटा देंगे, आपको x का मान मिल जाएगा, x प्लस 103 और 100 कितने हो गए, 230 बराबर 360। तो x का मान क्या आएगा,
360 में से 230 घटा लो तो x का मान क्या मिलेगा। 360 में से 230 घटाओगे तो कितना हो जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 100 में से 3 गया 3 और 3 में से 2 गया 130 डिग्री। तो x का मान क्या मिला है आपको 130 डिग्री। यह आपको यहाँ करना है, इस जगह के अंदर करना है, यहाँ जगह दिए, यहाँ जगह नहीं। अब ये प्रश्न करना आपको, इसी का दूसरा मैं करवाना हूँ, इसी का ही दूसरा। यहाँ पर जो आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज कैसा दे रखा है, समांतर चतुर्भुज JKLM कौन x y z तीनों ही मान ज्ञात होना, x y और z, ध्यान ये रखना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये कौन ज्ञात कर लेता हूँ क्योंकि ये सरल रेखा बनती है, सरल रेखा, ठीक है। JK तो मैं लिख रहा हूँ, देखो JK एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में 180 डिग्री सरल रेखा, इसलिए 180 डिग्री का कौन बनेगा, ठीक है। तो ये 180 डिग्री कौन बनेगा, तो 180 में 70 घटा दूंगा तो मेरे को ये कौन मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा 180 माइनस 70 बराबर क्या मिलेगा। ये कौन इसलिए ज्ञात कर रहा हूँ कि इसकी जो समूह कौन है नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज के समूह कौन बराबर होते हैं, ये कौन मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। देखो तो मैं क्या लिख दूँ 180 में से 70 घटाओगे पीछे कितना बचेगा 110 डिग्री को, ये 110 मिल गया, ठीक है। ये कौन कितना मिल गया 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है। तो ये कौन चल गया, कौन ये की है, मतलब कौन के बराबर कितना है 110 डिग्री। इसलिए क्या होगा कौन x बराबर कितना होगा 110 डिग्री। और क्वेश्चन में लिखोगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लिखना क्वेश्चन के अंदर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए क्या हो गया ये 110 डिग्री हो गया। अब आपको y ज्ञात करना है, तो ये कौन है ना, ये 40, तो ये y यानी ये भी 40 डिग्री का होगा, ध्यान रखना। ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री का होगा। कैसे होगा, तो मैं लिख रहा हूँ, देखो कौन जो ये, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जो जे नाम दिया मैंने, ये जे यहाँ पर मैंने जे लिख दिया, ये कौन जे बराबर 40 डिग्री है, अतः क्या होगा कौन y भी कितना होगा 40 डिग्री। इसका कारण क्या लिखना है, क्योंकि ये जो रेखा ये दोनों समांतर है, और समांतर रेखाओं की ये जो ना ये जो कौन बनने वाली है हमेशा बराबर है। कौन सा आपको ऐसे लिखना है एम जे रेखा समांतर है किसकी, KL की, एम जे रेखा KL के समांतर है, इसलिए y भी कितनी डिग्री का हो गया 40 डिग्री का हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या ज्ञात करना, आपको z ज्ञात करना है। अब मैं लिखूंगा, देखो कौन याद कर रहा हूँ, देखो कौन J प्लस कौन X प्लस कौन L, J कौन सा, ये कौन X, ये L, ये तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा इसका कारण बता, ये त्रिभुज बनता है, क्योंकि JML एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, क्योंकि JML त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। ये दो कोण अपने पास पड़े तो ये मिल जाएगा, ये J कितना है J 40 डिग्री प्लस ये 110 डिग्री x, ये 110 से ये अपन निकाल दिया था 110, ठीक है, और प्लस कौन L ये ज्ञात करना 180 डिग्री। तो कौन L बराबर 180 माइनस, ये दोनों प्लस के इधर माइनस 110 और 140 कितने हो जाएंगे 110 और 40 150 हो जाएंगे। तो कौन L, ये कौन का सन, ये कौन L बराबर 180 में से 150 से लेके पीछे कितने बच गए 30 डिग्री। तो L का मान आ गया 30 डिग्री। तो आपको लिखना, अतः लास्ट में लिख देना कौन X बराबर 110 डिग्री, कौन Y बराबर 40 डिग्री, और कौन Z बराबर 30 डिग्री। ये आपके कौन निकल गए तीनों ही, ऐसे लिखना। Z कैसे होगा, देखो Z मैंने भूल गया लिखना, ये 30 डिग्री है, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30, ये Z की आकृति बनती है, ये समांतर रेखा L 30 है, अतः कौन Z भी कितना होगा 30 डिग्री। इसका कारण लिख देना ये अब की बार ये क्या कर रहा है,
इन दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा है। देखो इन दो इसके बीच में बन रहा है, तो ये और ये समांतर है। कारण लिख देना, जो रेखा है एम एल समांतर है किसकी, जे के समांतर है। एम एल रेखा जे के समांतर, इसलिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि एम एल और जे के ये समांतर रेखाओं के ये जो कोण बनते हैं जेड की आकृति में, वे दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका हमने कारण लिख दिया। ये तीनों कोणों की मान मैंने लिख दिया, लास्ट में लिखना है ये, ठीक है। अब एक लास्ट प्रश्न बचा है, ये अथवा के अंदर क्वेश्चन है। आपको ये नहीं करने आते हैं तो ये करने हैं, दोनों में से एक करना है। ये कर दिए तो ये मत करना, ये कर दिए ये मत करना। अब इसका हल भी मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है मैं करवा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन भी अथवा माया, या तो ये करना या ये करना। मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका, क्योंकि इसकी जगह दे रखी है यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है ना जगह का, ये भी इसकी क्वेश्चन की है। आप इस क्वेश्चन को करना चाहते तो भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन के जो ये 2% दिए वो इस क्वेश्चन के, इसके नहीं, इसका तो खाली आलेख बनाना। ये करना चाहते हैं तो सीधा इसके अंदर ही आलेख बनाना, और ये करना चाहते हैं तो इसके अंदर आलेख भी बनाना है और प्रश्नों का हल भी लेना है। तो मैं ये करा रहा हूँ। दी गई तालिका आधार पर रेखिक आरेख बनाइए तथा दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए। यहाँ वर्ग की भुजा दे रखी है, यहाँ वर्ग का परिमाप दे रखा है। ध्यान रखना, वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर तो परिमाप कितना हो जाएगा 12। वर्ग की भुजा 5 है तो परिमाप कितना होगा 20। जैसे जैसे वर्ग की भुजा बढ़ेगी और परिमाप बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये जो परिमाप किस पर निर्भर कर रहा है, वर्ग की भुजा पर निर्भर कर रहा है। तो ध्यान रखना, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ये है ये रेखा जो नजर आ रही है, ये रेखा, ये एक्स की रेखा, ये रेखा बढ़ जाती है ऐसे ऐसे बढ़ती है। ये किसकी रेखा है, इसको एक्स रेखा मानते हैं, एक्स अक्ष, और इसको क्या मानते हैं, वाई अक्ष मानते हैं, वाई अक्ष। तो हमेशा मुख्य जो मान है वो वर्ग की भुजा का मान है, और वर्ग की भुजा का मान हमेशा एक्स अक्ष पर लिखना यहाँ पर। और यहाँ पर माप कितने दिए हुए, 3, 5, 6, 8, 9, तो 9 तक दिए हुए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये थोड़ा बड़ा होता तो अपन 1 सेमी के ले लेते, इसलिए हमें यहाँ पर पैमाना लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पैमाना क्या लेना है, एक्स अक्ष पर 1 सेमी, 1 सेमी बराबर 2 इकाई ले लेता हूँ मैं, 2 इकाई ले लेता हूँ। एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 2 इकाई। और वाई अक्ष पर क्या लेना है, वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 4 इकाई ले लेता हूँ। 4 इकाई क्यों लिया ये भी आपको मैं बताऊंगा। ये 1 सेमी बराबर 2 इकाई लिया, ये 4 इकाई लिया 1 सेमी बराबर 4 इकाई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 37 इकाई है। तो एक लेूँगा तो यहाँ पर 36 तक लाइन ले जा नहीं सकता। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, पता चल जाएगा। 1 सेमी मतलब ये 1 सेमी, यहाँ तक 1 सेमी, ये 2, 3, 4, ये 1 सेमी कॉलम है। ऊपर भी 1 सेमी की कॉलम है और इधर भी 1 सेमी की कॉलम है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ये एक्स एक्स पर कितने लिए मैंने, एक्स एक्स पर 2 इकाई लिए, तो मैं 2 लिखूँगा, 2 फिर 4 फिर 6 फिर यहाँ पर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 17 फिर 16। ये क्या लिया मैंने, ये मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर लिए वर्ग की भुजा लेनी है। वर्ग की भुजा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेंटीमीटर में। ये वर्ग की भुजा ली मैंने यहाँ पर। हमेशा ध्यान रखना, वर्ग की भुजा नीचे लेनी है, ये एक्स एक्स पर लेनी है, क्योंकि वर्ग का परिमाप भुजा पर निर्भर करता है। तो मेन जो मुख्य जो लाइन होती है वो एक्स एक्स होती है, इसलिए भुजा का माप यहाँ लेना है और परिमाप यहाँ लेना है। यहाँ क्या कर देना है, वर्ग का, यहाँ लिख देना वर्ग का परिमाप, यहाँ लिख देना वर्ग का परिमाप। ये जो ऊपर जा रहा है ये वर्ग का परिमाप है, ठीक है। ये तो परिमाप में मैंने क्या लिखा, 1 सेमी बराबर 4, ये 1 सेमी, यहाँ 4 लिखो, फिर ये सेमी 8 लिखो, 4 का बाद 100, 20, 3 12, 4 16, 5 20, 7 100, 728, 832, 937, 250 का 40 तक चला गया। देखो 37 है, 4 के लिए यहाँ पर बैठ गया। यदि कम का लेता तो अपने पास इतना बड़ा ग्राफ नहीं था, अपने पास ग्राफ है, उसी के अनुसार अपन को पैमाना लेना है। देखो वर्ग का परिमाप 36 था, देखो लाइट 36 है, नजर आ रहा है आपको, लाइट 36, तो अपने 37 के बराबर चले गए। अब अपन को रखना इधर, देखो वर्ग की भुजा 3 सेमी और वर्ग का परिमाप क्या लेना, 12 सेमी। 3 से 12 लेना है, 3 कहाँ आएगी, 2 और 4 के बीचों बीच में, 2 और 4 के बीचों बीच में आएगी। और परिमाप कितना लेना, या 12 सेमी लेना, ये बीचों बीच वाला लेना, ये यहाँ आ जाएगा। अगली बार क्या लेना, 5 और 20, भुजा 5 परिमाप 20, भुजा 5 कहाँ आएगी, ये 4 और 6 के बीचों बीच में आएगी। और परिमाप कितना लेना, 20, ये यहाँ पर इधर से ये देखो 20 के बराबर परिमाप 20, भुजा 5 होने से क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये यहाँ पर ले ली। अगली बार क्या लेना, भुजा 6 और परिमाप 24, भुजा 6 परिमाप 24, ये पढ़ा, ये मेल खा रहा है। परिमाप 24 आया, कितनी भुजा ली तब, ये 3 भुजा ली तब परिमाप क्या आ गया, 24 आ गया। मतलब 7 सेमी भुजा, कितना सेमी ली, 7 सेमी भुजा ली तब परिमाप कितना गया, 24। अब देखो 8 और 32, भुजा लेनी 8 तो परिमाप क्या आएगा, 32 कहाँ रहा है, ये देखो भुजा मैंने क्या ली 8, ये लाइन देखो, ये लाइन नजर आ रही है, ये लाइन ली मैंने, ये भुजा 8 ली तो परिमाप कितना गया, 32, 832 होता है ना,
फिर भुजा 9 और परिमाप 36। भुजा 9 लेनी, 9 कहाँ आएगी, 8 और 10 के बीचों बीच में। भुजा 9 परिमाप कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ यह आएगा, ये लाइन नज़र आ रही है आपको ये। तो अब ध्यान रखना, यहाँ से आपको एक स्केल से लाइन खींचनी है। मेरे पास स्केल नहीं है, आपको स्केल से लाइन खींचनी है। एकदम सीधी लाइन जा रही है, एकदम सीधी जा रही है, और 0 से अगर गुजरी, यहाँ पर 0 है, ठीक है। ये अपना ग्राफ बन गया, इतना बनाना। अब प्रश्न उत्तर देना। क्या हर एक मूल बिंदु से गुजरता है, ये ध्यान रखना। ये मूल बिंदु है, ये मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, ध्यान रखना। और मूल बिंदु क्या होता है, एक्स एक्स पे 0,0 होता है, ध्यान रखना। मूल बिंदु यहाँ से मूल बिंदु से गुजरती नहीं गुजरती, इसको बढ़ाऊंगा तब। तो आपको क्या लिखना है, हाँ, रेखा मूल बिंदु से, ये रेखा क्या कर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है। क्या लिखना है आपको, मूल बिंदु से गुजर रही है। अब दूसरा प्रश्न उत्तर देना। वृत्त का परिमाप कितना होगा जिसकी भुजा 4 सेमी। ये कह रहा 3 सेमी से 12 परिमाप हो रहा है, यहाँ 7 से देखो 24 हो रहा है। यदि वृत्त का परिमाप क्या होगा, भुजा 4 सेमी होगी, तो देखो यहाँ पर अपन को पता 3 सेमी से क्या हो रहा है, 12। भुजा 3 सेमी है, भुजा 3 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना हो रहा है, 12 सेंटीमीटर। तो भुजा 1 सेंटीमीटर होगी, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 12/3 बराबर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसने कहा भुजा 4 सेमी, तो भुजा 4 सेमी क्या होगा, 4 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर होगा। 4 × 4 क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। स्कोर नहीं लिखना है क्योंकि ये परिमाप है, क्षेत्रफल होता तो स्कोर लिखते हैं। तो इसी प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इन दोनों प्रश्न का उत्तर भी आ गया, ये ग्राफ भी बन गया। इसका आपको पूरा इतना करोगे, इतना सिर्फ इतना ही करना है, और आपको 8 नंबर मिलेंगे पूरा। दोनों में से एक करना है, या तो ये करना है या तो ये करना है। 4 + 2 + 2, 4 इस ग्राफ के, 2 नंबर इसके हैं। ये लिखना है, यहाँ जितनी जगह उस पर लिख देना है, इतनी जगह बस ये हमने कर दिया। तो इसी प्रकार आपका पूरा पेपर सरल हो गया है। समझ में आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, और इसके जो 8वां वाले क्वेश्चन बच गए हैं, 8वां वाले क्वेश्चन बच गए हैं, ये करवाना है। तो ये आप कमेंट करोगे तो ये प्रश्न उत्तर मैं करवा दूँगा। अब इसमें नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। और इसी प्रकार का कोई और पेपर सरल करवाना है तो भी आप मेरे को बता सकते हो, और मैं पूरा पेपर हल करवा दूँगा। साथ आपने यदि पूरा वीडियो देख लिया है तो जो 8वीं कक्षा के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके साथ आपको वीडियो शेयर करोगे, और आप भी लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।